हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। तो स्वागत है आप सभी का मेरी ऑनलाइन क्लास में। मैं प्रहलाद सिंह और आज की हमारी जो क्लास रहेगी वो क्लास जो है वित्तीय संगठनों पर रहेगी। कि हमारी जो क्लास का मैंने जो कल बताया था आपके लिए, एक बार माइक सेट कर लेता हूँ मेरे बच्चों। हम्म तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो इससे पहले मैंने आपको दो तीन बातें बताई थी। कौन कौन सी बताइए? इससे पहले मैं औद्योगिक क्षेत्र आपको क्लियर कर चुका हूं, जिसमें से आपने शेष क्षेत्र को भी क्लियर किया, औद्योगिक पार्क को भी क्लियर किया। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में रहेगा, जिसमें मेजर ऑर्गेनाइजेशन है, इनके बारे में हम आपको क्या देंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे। ओके बच्चों, चलिए। तो यहाँ पर हम अगर बात करते हैं वित्तीय संगठनों की, औद्योगिक वित्त, औद्योगिक वित्त में अगर देखते हैं तो राजस्थान में औद्योगिक वित्त उपलब्ध कराने वाले ऑर्गेनाइजेशन में हम कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ते हैं वो आप समझ लेंगे। इनमें पहला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिको, राजस्थान इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, आरएफसी, राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन, रासिको, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एंड रूडा, रूरल नॉन फार्म डेवलपमेंट एजेंसी। ये आपके ऑर्गेनाइजेशन है मुख्य रूप से, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई किसी से कम नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि इनकी भूमिका इनके महत्व को स्थापित करती है, और इन सब के बारे में हमें थोड़ा सा ऐसी जानकारी प्राप्त करनी है जिस जानकारी को लेने के बाद में आपका जो क्वेश्चन जहां से पूछा जाएगा वो कंप्लीट आपकी पकड़ में हो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो चलिए, औद्योगिक वित्त के अंतर्गत हम चारों ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले आ जाइए रिको। सबसे पहले तो इसका पूरा नाम देखो, तो इसका नाम क्या है? राजस्थान इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन, अगर हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं तो समझिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। हालांकि इसका स्थापना 1969 में कर दी गई थी, बट रिको के रूप में इसकी स्थापना 1 जुलाई 1980 को की गई। आप रिको के रूप में इसकी स्टैब्लिशमेंट डेट किसको रखेंगे बताओ? जनवरी 1980। ओके, ये औद्योगिक क्षेत्र में वित्त उपलब्ध कराने वाला शीर्ष ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये मध्यम और बृहद उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण सुविधा उपलब्ध कराने वाला है। सेकेंड पॉइंट आप इसमें यह भी याद रख सकते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन इतना महत्वपूर्ण है कि औद्योगिक क्षेत्र राज्य के अंतर्गत विकसित करने के लिए ये उनके लिए आधारभूत संरचना विकास को क्या करता है, डेवलप करता है। आपने देखा होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी रिको एरिया डेवलप किया जाता है। रिको एरिया का मतलब जहां पर इंडस्ट्रियल सेक्टर में जितनी भी इकाई हैं वो अपना क्या करती हैं, अपना फैक्ट्री स्टैब्लिश करती हैं। क्लियर हुआ? उनके लिए जमीन उपलब्ध कराना, उनके लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड कनेक्टिविटी को मेंटेन करना, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, वो सब कुछ अवेलेबल कराता है कौन? रिको। इसका मतलब रिको केवल एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो केवल वित्त उपलब्ध कराता है, ये राज्य के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने के लिए आधारभूत सुविधा भी क्या करता है, उपलब्ध कराता है, आधारभूत संरचना का निर्माण भी करता है। साथ ही साथ ये मर्चेंट बैंक के रूप में भी कार्य करता है। मर्चेंट बैंक का मतलब व्यापारिक बैंक की तरह काम करता है।
और ये इतना महत्वपूर्ण है, इसका महत्व आप इसी से लगा सकते हैं कि राज्य सरकार के द्वारा जब भी कोई औद्योगिक नीति लाई जाती है, औद्योगिक प्रस्ताव लाया जाता है, तो सबसे पहले रीको से सलाह प्राप्त की जाती है। और जब सरकार रीको से सलाह लेती है तो उसमें रीको का सलाह जो एडवाइस होती है बड़ी महत्वपूर्ण होती है, और इसकी सलाह को इग्नोर भी नहीं किया जाता क्योंकि इसे ग्रास रूट लेवल की बेसिक जानकारी होती है। क्लियर है? और इसके अंतर्गत अन्य भी काम है, वो भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल जो इतना मैंने बताया है उन पॉइंट्स को आप नोट कर दीजिए। तो बता देंगे रिको के बारे में। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, नाइनटीन 80। सेकंड पॉइंट आप इसमें ये बताएंगे, रिको जो है, पॉइंट वाइज आप बताते चलिए। राज्य का शीर्ष वित्तीय संगठन माना जाता है। सबसे ऊपर है। दूसरा पॉइंट, ये वित्तीय सुविधा भी उपलब्ध कराता है, तो ये भी पॉइंट बता देंगे। रिको द्वारा मध्यम थोड़ा टेक्निकल इक्विपमेंट की समस्या आ जाती है, पूरा ही काट दिया इसने। चलो हम इसे इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं इसको, दोबारा लिख देता हूं। पहला पॉइंट बता दीजिए, राज्य में वित्त उपलब्ध कराने वाला शीर्ष संगठन है। ठीक है बच्चों, दूसरा पॉइंट मैंने क्या बता रहा था? सेकंड पॉइंट था कि रिको मध्यम एवं बृहद उद्योगों के लिए दीर्घकालीन ऋण सुविधा उपलब्ध कराता है। ऋण सुविधा उपलब्ध कराता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये न केवल वित्त उपलब्ध कराने वाली संस्था है, बल्कि इस संस्था के द्वारा राज्य के अंतर्गत औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत संरचना का विकास भी किया जाता है। तो ये पॉइंट मेंटेन करेंगे। राज्य में औद्योगिक विकास हेतु आधारभूत संरचना विकास किया जाता है। किसके द्वारा बताओ? रिको के द्वारा। और ये एक मर्चेंट बैंकर के रूप में भी काम करता है। तो बताएंगे रिको के रूप में कार्य करता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? पॉइंट सारे नोट करो। नेक्स्ट पॉइंट, और ये क्या काम करता है वो भी समझ लीजिए। मैंने बताया कि जब राज्य सरकार के द्वारा औद्योगिक
क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए कोई औद्योगिक नीति लाई जाती है तो उसमें रिको उसके लिए क्या करता है, परामर्श देने का, सलाह देने का काम करता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे नोट करेंगे। रिको सरकार द्वारा औद्योगिक प्रस्तावों पर परामर्श देने का कार्य करता है, परामर्श देने का कार्य करता है। नेक्स्ट, रिको अन्य कार्य भी करता है जिसमें मुख्य रूप से मैं आपको बता चुका हूं, एग्रो फूड पार्क। राज्य के अंतर्गत कृषि आधारित उद्योगों को विकसित करने के लिए कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एग्रो फूड पार्क की स्थापना की जाती है रिको के द्वारा। वर्तमान में कहां कहां पर है बताऊं, मैंने आपको बताया था गंगानगर, ठीक है, जोधपुर, कोटा और अलवर। तो आप यहां पर यहां भी बता सकते हैं। रिको द्वारा राज्य में कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए, कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए एग्रो फूड पार्क की स्थापना की जाती है। जैसे बता देंगे आप, कोशिश कर किया गया है तो आप बताएंगे। एक कौन सा हो गया, गंगानगर, जोधपुर, कोटा, अलवर। इज दैट क्लियर? नोट इट, नोट करो अच्छे से, कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, बहुत अच्छे से नोट कीजिएगा, है ना। तो ये क्या है, रिको के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की। अब हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे किसके बारे में बताऊं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखिए आरएफसी, राजस्थान वित्त निगम, राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन, आरएफसी। तो राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन के बारे में बताएंगे आप। और सबसे पहले इसके बारे में ये बता दीजिए कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बताओ। आरएफसी की स्थापना आरएफसी अधिनियम आरएफसी अधिनियम 1951 के तहत जनवरी 1955 में स्थापना की गई। ये दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दोनों ही पॉइंट को आप नोट करेंगे अच्छे से। पहला पॉइंट कि आरएफसी अधिनियम के अंतर्गत इसका क्या किया गया, एस्टैब्लिशमेंट किया गया। कब? 1951 में। जबकि वास्तव में इसकी स्थापना कब की गई इस अधिनियम के तहत? जनवरी 1955 के अंतर्गत। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नेक्स्ट अगला पॉइंट आप देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, जो राजस्थान वित्त निगम है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये क्या करता है, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराता है। वो किसमें था, मध्यम और बृहद उद्योगों के लिए। ये किसके लिए, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराता है। सेकंड पॉइंट, इसकी अधिकतम ऋण प्रदान करने की जो सीमा रेखा है वो कितनी है, 20 करोड़ है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। लेकिन अधिक ऋण उपलब्ध कराना है तो इसके लिए औद्योगिक गारंटी भी उपलब्ध कराता है, बीच में मीडिएटर का भी काम करता है, गारंटर का। क्लियर है? ये जो आरएफसी है, आईडीबीआई, आईएफसीआई, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीन एक एजेंट के रूप में काम करता है। ये एजेंट का काम करता है, किस किस के बताओ,
IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और दूसरा IFCI, ठीक है ना। तीसरा आपका केंद्र सरकार, और चौथा कौन हो गया, राज्य सरकार। इनके एजेंट के रूप में काम करता है कौन, RFC। क्लियर हो गया। और ये क्या देता है, RFC के द्वारा प्रशिक्षण सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। औद्योगिक विकास हेतु प्रशिक्षण सुविधा भी क्या करता है, ये उपलब्ध कराता है। तो जितनी भी चीजें इनके बारे में लिखेंगे, फिर इसके अन्य कार्यों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो फिलहाल जिसके बारे में जो बताया उसे नोट कीजिए। पॉइंट अगला बता दीजिए। तो अगला पॉइंट RFC। तो RFC क्या करता है बताओ, RFC लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। नेक्स्ट अगला पॉइंट, RFC क्या करता है, इसकी अधिकतम ऋण देने की सीमा, अधिकतम ऋण प्रदान करने की सीमा, कितने तक ऋण दे सकता है ये, तो मैंने जैसा अभी आपको बताया 20 करोड़ तक का दे सकता है। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट बता दीजिए। RFC IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के अधीन एक एजेंट के रूप में कार्य करता है। एक एजेंट के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। तो RFC क्या करता है, IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के अधीन क्या करता है, ये एजेंट के रूप में कार्य करता है। क्लियर है, नोट कर लो इसको। आगे का पॉइंट समझेंगे। और ये क्या करता है, औद्योगिक विकास हेतु शिक्षण सुविधा उपलब्ध कराता है। औद्योगिक विकास हेतु प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराता है, ठीक है ना। ये भी इसके महत्वपूर्ण कार्यों में से एक होता है। अगर हम इसके अन्य कार्यों पर चर्चा करें तो यहां पर आप बता सकते हैं अन्य कार्य। अन्य कार्यों की बात करें तो यहां पर आप समझिए, जो आपका रिको क्या बोलते हैं, RFC है। RFC क्या करता है, सैमफैक्स एक योजना जिसके तहत जो रिटायर कर्मचारी होते हैं, सैनिक, उनके लिए वित्त उपलब्ध कराने का काम करता है, स्वरोजगार स्थापना करने के लिए, ठीक है ना। टॉप अप ऋण योजना, ठीक है ना। MSME के लिए रियायती दरों पर या MSME के विकास के लिए क्या करता है, ऋण उपलब्ध कराने वाली महत्वपूर्ण योजना है। शिल्पबाड़ी, जो हाथ के दस्तकार होते हैं उनके लिए चलाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण योजना, ठीक है। टॉप अप ऋण योजना, ठीक है ना। फ्लैक्सी ऋण योजना, फ्लैक्सी ऋण योजना क्या होते हैं, जो उसके प्रिय ग्राहक, प्रिय के मतलब विश्वसनीय ग्राहक होता है, और ग्राहक कुछ भी हो, बैंक का ग्राहक वही विश्वसनीय माना जाता है जो बैंक से पैसा ले और समय पर ब्याज सहित उसे क्या कर दे, वापस कर दे। अब वो
अपने यहाँ पर जहाँ वो रहता है वो कैसा है कैसा नहीं, इससे बैंक से कोई मतलब नहीं है। बैंक से उसने पैसा लिया और समय पर उसे इसका पैसा वापस कर दिया, वो भी इंटरेस्ट के साथ में, तो बैंक बैंक का वो विश्वसनीय ग्राहक हो जाता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि यहाँ डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं, रिकॉर्ड बोलता है, बाकी उसकी क्या इमेजेस से कोई लेना देना नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है, फ्लैक्सी ऋण योजना के अंतर्गत जो बैंक का क्या होता है बताओ, इसका जो विश्वसनीय ग्राहक होते हैं उनके लिए रियायती दरों पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराने का काम करता है टेक्नोक्रेट। टेक्नोक्रेट्स योजना क्या होती है, जो आपने तकनीकी शिक्षा प्राप्त किए हुए व्यक्ति होते हैं उनके स्वरोजगार के लिए क्या करता है, ऋण उपलब्ध कराता है, जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स ये वगैरह होते हैं। इसके लिए क्या करता है, ऋण उपलब्ध कराने के अलावा इसके लिए और भी एक महत्वपूर्ण काम है कि ये कार्ड भी जारी करता है। कार्ड देखा है आपने, जैसे सिल्वर कार्ड, गोल्ड कार्ड, प्लेटिनम कार्ड इत्यादि कार्ड भी जारी किए जाते हैं, जिसके माध्यम से इस कार्ड से माध्यम से क्या करते हैं, औद्योगिक क्षेत्र में वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए क्या किया जाता है, वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इसके साथ युवा उद्यमिता योजना जो है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो 2013 में चलाई गई, जिसके अंतर्गत 1.5 करोड़ तक का जो ऋण होता है उस पर 6% का ब्याज अनुदान का भी क्या है, प्रावधान है। ये इसकी महत्वपूर्ण योजना है जो मैंने आपको बताया, जो इसके कार्य से अलग हट करके अन्य कार्यों में शामिल कर सकते हैं आप। तो यहां पर आप नोट कर लेंगे। पहला पॉइंट, सैमफेक्स रिटायर्ड सैनिकों के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है। शिल्पवाड़ी जो दस्तकार वगैरह होते हैं, हाथ के शिल्प उद्योग से जुड़े हुए, उनके लिए। नेक्स्ट, टॉप अप ऋण योजना एमएसएमई के विकास के लिए। नेक्स्ट, फ्लैक्सी ऋण योजना विश्वसनीय ग्राहकों के लिए। टेक्नोक्रेट जो किसके लिए, तकनीकी योग्यता प्राप्त व्यक्तियों के, किसके लिए बताऊं, स्वरोजगार के लिए। सैमपेक्स रिटायर सेवानिवृत्ति यानी कि सेवानिवृत्त सैनिक के स्वरोजगार हेतु। शिल्पवाड़ी जो दस्तकार होते हैं उनके लिए। टॉपअप ऋण योजना एमएसएमई के विकास के लिए ऋण योजना। फ्लैक्सी ऋण योजना विश्वसनीय ग्राहक, विश्वसनीय ग्राहक के लिए ऋण योजना होता है। तकनीकी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति के स्वरोजगार हेतु वित्त उपलब्ध कराना। वित्त उपलब्धता जैसे डॉक्टर, इंजीनियर इत्यादि। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो नोट कर सकते हैं इन सारी चीजों को। इसके साथ साथ ये क्या करता है, लिमिट के आधार पर कार्ड भी जारी करता है, जिसको आप यहां पर नोट कर लेंगे। जैसे सिल्वर कार्ड, सिल्वर कार्ड, गोल्डन कार्ड, प्लेटिनम कार्ड। जैसा आपने लिखा, इससे ज्यादा इसकी सीमा, इसके ज्यादा इससे सीमा, लिमिट होती है, ठीक है ना। अच्छा, और इसके साथ साथ क्या होता है, युवा उद्यमिता ऋण योजना।
ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। 2013 में से शुरू किया गया। खास बात क्या है, 45 वर्ष का 45 वर्ष तक का युवा लाभार्थी के रूप में होता है, यानी कि लिमिट कितनी है, 45 वर्ष तक का जो व्यक्ति होगा वो इसका योजना का लाभ उठा सकता है। ठीक है ना। और यहां पर बता सकते हैं 1.5 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 6% ब्याज अनुदान का प्रावधान। क्लियर है, नोट कर लीजिए सारी चीजें। ये सभी चीजें किसके लिए, किसके माध्यम से होता है बताओ, आरएफसी के माध्यम से। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, अब हम चर्चा करेंगे किस पर, राजस्व को। राजस्व की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम। हिंदी वर्जन अगर इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम। क्लियर हो गया। सेम पॉइंट आप यहां पर बता देंगे। कलर देख लेते, आ जाओ। देखिए यहां की अगर चर्चा करते हैं तो यहां आप बताएंगे जून 1961 इसकी क्या की गई, स्थापना की गई। कहां, जयपुर। अगर हम इस पर आगे की चर्चा करें, थोड़ा कलर चेंज कर लेता है, हो सकता है आपको दिखाई ना दे, ठीक है ना, ये कलर ले लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्र को लघु एवं हस्तशिल्प उद्योगों के लिए वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराता है। कौन कौन से उद्योग बताओ, देखो आपका पहला रिको था मध्यम और लघु क्या बोलते हैं, बृहद उद्योगों के लिए था। आरएफसी किसके लिए हो गया, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए हो गया। और जो आपका राष्ट्र को, ये किसके लिए हो गया, लघु एवं हस्तशिल्प उद्योगों के लिए, छोटे रोजगार प्राप्त करते हैं, है ना, कुटीर उद्योग वगैरह सब आ जाते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, तो इनके लिए वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराता है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें यह है कि ये लघु उद्योगों के बीच सहयोग एवं समन्वय का क्या करता है, विकास करता है, आपस में सामंजस्य स्थापित करता है। साथ ही ट्राइबल प्रशिक्षण केंद्रों का भी क्या करता है, क्या संचालन करता है। ट्राइबल प्रशिक्षण केंद्र का मतलब क्या होता है, जो ट्राइबल एरिया होता है, ठीक है, जनजातीय क्षेत्र होते हैं, वहां पर जो वन उपज का उत्पादन जो किया जाता है, गोंद हुआ, लकड़ी हुआ, कागज हुआ, ये क्या बोलते हैं, जितनी भी ये चीजें हैं जिनका उत्पादन किया जाता है, ठीक है ना, तो इनके लिए प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा इनकी आय प्राप्त हो सके। कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है ना। तो ट्राइबल प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन भी कौन करता है, राज्य को करता है। और राज्य के अंदर विपणन को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए मेले, महोत्सव और प्रदर्शनियों का क्या करता है, आयोजन करता है। और लघु उद्योगों के जो उत्पाद होते हैं उनकी बिक्री को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय एम्पोरियम का क्या करता है बताओ, संचालन करता है। राज्य स्तरीय एम्पोरियम एक शोरूम होता है जहां पर इनके उत्पाद रखे जाते हैं और इनकी बिक्री को बढ़ावा देने का कार्य किया जाता है। क्लियर है। आइए, जितना मैंने आपको समझा है उतना आप नोट कर लीजिए। तो बताइए, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का पहला काम क्या होता है, तो बता देंगे, लघु एवं हस्तशिल्प
उद्योगों को वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराना, पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या बताएंगे इसके अंतर्गत, दूसरा बता दीजिएगा। लघु उद्योगों के मध्य लघु उद्योगों के मध्य समन्वय एवं सहभागिता का विकास करना। सहभागिता का विकास करना। नेक्स्ट, राज्य में ट्राइबल प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन करना। ट्राइबल प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन करना। नेक्स्ट, अगला पॉइंट बता देंगे आप। और क्या काम करता है ये, कि राष्ट्र को जो होता है वो विपणन को प्रोत्साहन देने के लिए मेले, महोत्सव एवं प्रदर्शनी का आयोजन करता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, नोट कर लीजिए अच्छे से। ओके बच्चों, नेक्स्ट, अगला महत्वपूर्ण काम इसका क्या होता है वो भी आप यहां पर मेंशन करेंगे। वो क्या है, लघु उद्योगों के उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए, लघु उद्योगों के उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय एम्पोरियम का संचालन करता है, जहां पर लघु उद्योगों के द्वारा निर्मित जो क्या होते हैं उत्पाद होते हैं उनको रखा जाता है। शोरूम होता है, शोरूम टाइप में आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में राजस्थली एम्पोरियम से पूरा एक शोरूम बना होता है, ठीक है ना। तो इनके उत्पादों को अधिक से अधिक इनकी बिक्री को बढ़ावा दिया जा सके, इसलिए राजस्थली एम्पोरियम का क्या करता है, संचालन करता है। जो आपका राज्य को है, इन कार्यों के अलावा इसके अन्य कार्य भी हैं। ये प्रशिक्षण केंद्रों का भी संचालन करता है, जैसे फड़ चित्रण, ठीक है ना, सापरा भीलवाड़ा, ठीक है ना, कोटा बूंदी चित्रकला कहाँ, कोटा, जोधपुर मारवाड़ चित्रकला कहाँ, जोधपुर, मुलबंती कला, उस्ता कला, जिसमें क्या होता है ऊंट की जो खाल होती है उस पर सोने चांदी के तारों से नक्काशी का काम किया जाता है, ठीक है ना। तो मुलबंती कला, उस्ता कला, ठीक है ना। एयर कार्गो डिपो का विकास करना, ठीक है, कहाँ, जैसे जयपुर सांगानेर एयरपोर्ट। इसके अलावा ये इनलैंड कंटेनर डिपो का भी काम करता है। इनलैंड कंटेनर डिपो का मतलब होता है शुष्क बंदरगाह। शुष्क बंदरगाह का मतलब होता है कि ऐसा बंदरगाह, बंदरगाह एक तो होता है बंदरगाह जहां समुद्र का किनारा होता है,
शुष्क बंदरगाह होता है इनलैंड, भूमिगत क्षेत्र जो होते हैं, भूमि क्षेत्र होता है। जैसे राजस्थान में अगर आप देखेंगे तो कई सेक्टर तक इसका डेवलपमेंट किया गया, मैं अभी आपको बताऊंगा। जैसे जयपुर में एक निर्माणाधीन है, मानसरोवर में पहले से स्थापित है, 1989 में स्थापित किया गया, क्लियर हुआ। बासनी जोधपुर 1995 में स्थापित किया गया। बीकानेर में प्रस्तावित है। भीलवाड़ा में 2000 में स्थापित किया गया। भिवाड़ी अलवर में कब 1999 में स्थापित किया गया। हालांकि भिवाड़ी और कहाँ पर बताओ, भीलवाड़ा में उत्पादन कार्य क्या है, इसका कार्य बंद है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो इससे क्या होता है कि जो निर्यातक जो आयातक होते हैं ना बच्चों, उनके लिए आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। तो इनलैंड कंटेनर डिपो का मतलब शुष्क बंदरगाह वे बंदरगाह होते हैं जहां पर राष्ट्रिकों के द्वारा जो हमारे कौन होते हैं, निर्यातक होते हैं, जो हमारे आयातक और निर्यातक जो बिजनेस व्यापार से जुड़े होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्देशीय, उनके लिए आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराने का काम किया जाता है। ठीक है, तो चलिए जितना मैंने समझा है उस कार्य को भी यहाँ पर नोट कर दीजिए इसके बारे में। नेक्स्ट, प्रशिक्षण कार्य। प्रशिक्षण कार्यों में यहां पर आप बता देंगे फड़ चित्रण, शाहपुरा, भीलवाड़ा, कोटा बूंदी, कोटा बूंदी, चित्रकला, कोटा। नेक्स्ट, जोधपुर, मारवाड़, चित्रकला, चित्रकला कहाँ, जोधपुर। ठीक है, मुनवंती कला, मुनवंती कला जिसे उस्ता कला के नाम से जाना जाता है। बीकानेर। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। इसमें क्या होता है, मुनवंती कला उस्ता कला में जैसा कि मैंने बताया कि जो ऊंट की खाल होती है इस पर सोने और चांदी के तारों से नक्काशी का काम किया जाता है। नेक्स्ट, एयर कार्गो डिपो, एयर कार्गो डिपो, सांगानेर एयरपोर्ट, जयपुर। ये नोट कर लीजिए। अगर हम बात करें इसके अलावा तो वो भी आप यहां पर नोट करेंगे, जो इनलैंड कंटेनर डिपो के विकास के लिए राष्ट्रिकों का महत्वपूर्ण काम है वो भी बता देंगे। इनलैंड कंटेनर डिपो, इसे कहते हैं शुष्क बंदरगाह। राज्य में इसका विकास वो भी बता देंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर नोट कर देंगे आप, कहां कहां पर है। 1989 में कहां डेवलप किया, मानसरोवर। जयपुर, मानसरोवर जयपुर। 1995 बासनी, जोधपुर। नेक्स्ट, 1999
भिवाड़ी, अलवर। नेक्स्ट 2000 में भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। याद रखेंगे यहां पर ये दोनों के दोनों जो हैं, तो ये क्या है, उनका उत्पादन कार्य क्या है, बंद है। जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं उस सेवाओं से संबंधित जो उत्पादन कार्य है बंद, दोनों का। प्रस्तावित की अगर हम बात करते हैं, ऑब्लिक निर्माणाधीन, राज्य में निर्माणाधीन शुष्क बंदरगाह की अगर बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है तो नाम लिखेंगे सीतापुरा, जयपुर, ठीक है ना, और बीकानेर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नोट कर लो अच्छे से। ये आपके किससे संबंधित काम हो गया बच्चों, बताओ? ये वर्क हो गया आपका राजसिकों से संबंधित। इज दैट क्लियर और नॉट? अब हम बात करेंगे किस पर, रूडा। रूडा के बारे में और जानकारी लेते हैं, आइए। रूडा, रूडा की अगर हम बात करें तो यहां पर आप बता सकते हैं, रूडा का मतलब हो गया रूरल नॉन डेवलपमेंट या रूरल नॉन फार्म डेवलपमेंट एजेंसी। रूरल नॉन फार्म डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है ना। ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण, हिंदी में आपको वर्जन में ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, अगर हम इसकी बात करें आगे तो यहां पर बता देंगे, नवंबर 1995 में इसको स्टैब्लिश किया गया। और इसकी कहानी सुन लीजिए। इसके द्वारा बहुत सारे छोटे उद्योगों के विकास के लिए काम किया जाता है, उनको प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। अगर इसमें अगर देखें तो खादी ग्राम उद्योग, चर्म उद्योग, सिरेमिक उद्योग, पॉटरी उद्योग, हस्तकला उद्योग, है ना, इन सभी के विकास के लिए काम करता है। इसके साथ साथ इनके लिए वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराने का भी क्या करता है, काम करता है। रूडा जो होता है, बच्चों ध्यान से समझिएगा, रूडा के द्वारा प्रशिक्षण के साथ साथ प्रबंधन सुविधा उपलब्ध कराने का काम भी किया जाता है। साथ ही साथ हस्तकला उद्योग जो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है। छोटे छोटे जैसे आप देखेंगे कि जहाँ पर आपका पर्यटन प्लेस होता है, वहाँ पर बहुत सारी महिला होती हैं, बच्चे भी होते हैं और व्यक्ति भी होते हैं, वो छोटे छोटे सामान लेकर के रहते हैं, जो आपके दिन प्रतिदिन से जुड़ी हुई चीज़ों से क्या होते हैं, उसका काम करते हैं, खेलने के खिलौने वगैरह होते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और वहाँ पर वो क्या करते हैं, उन्हें बेचते हैं। तो कहने का मतलब होता है कि जो हस्तशिल्प उद्योग होता है उसका जो डिजाइन होता है वो बहुत ज़्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए, लेटेस्ट अपडेट होना चाहिए। तो ये रूडा क्या करता है, हस्तशिल्प उद्योगों के लिए, उनके उन उत्पादों के लिए आधुनिकतम डिजाइन उपलब्ध कराने का काम करता है। समझ में आया? और इसके साथ साथ विपणन को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए ये राशकों की तरह मेले, महोत्सव और प्रदर्शनियों का क्या करता है, आयोजन करता है। राइट? आइए नोट कर दो इस पॉइंट को। यहां पर आप बताइए पॉइंट फर्स्ट, राज्य में विभिन्न उद्योगों के विकास हेतु कार्य करना। जैसे उद्योग कौन कौन से हैं?
तो यहाँ पर आप बता देंगे खादी, ग्राम उद्योग, नेक्स्ट खादी ग्राम उद्योग, चर्म उद्योग, नेक्स्ट सिरेमिक उद्योग, सिरेमिक उद्योग, नेक्स्ट पॉटरी उद्योग, नेक्स्ट हस्तकला उद्योग। सिरेमिक उद्योग के बारे में मैंने आपको बताया था। सिरेमिक उद्योग में जैसे टाइल्स वगैरह होती हैं, आपने देखा, इसका बेस्ट एग्जांपल होता है। और क्या होता है, रेस्टोरेंट हो गया, होटल्स वगैरह हो गए, उनमें सजावट का सामान जो स्थापित किया जाता है ना, वो उसमें सिरेमिक इंडस्ट्री से जो प्रोडक्ट होते हैं उन्हीं को डेवलप किया जाता है। जैसे फूलदान वगैरह होता है ना। तो आप जैसे एंट्री करते हैं किसी रेस्टोरेंट वगैरह में, या किसी कोई बिल्डिंग है बहुत अच्छी, प्राइवेट हो या सरकारी हो, उसके अंतर्गत सजावट के लिए बहुत सारे सुंदर सुंदर सामान होते हैं, ठीक है ना। घर में भी आप रखते हैं। और ज़्यादातर नहीं, एक बेस्ट एग्जांपल होता है घरों में जो टाइल्स लगाई जाती हैं, जो आजकल बहुत पॉपुलर है। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है, सिरेमिक इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। सेकंड में पॉटरी का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, ठीक है ना। अभी आप पढ़ाएंगे, इस अभी हम बताएंगे आपके लिए कि जो आपका रूडा है, इसके द्वारा यहाँ पर अन्य कार्यों में जो पॉटरी उद्योग है वहां पर भी विकास का कार्य किया जाता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ये सबका प्रोत्साहित भी करता है, उनके डेवलपमेंट के लिए कार्य भी करता है, ठीक है। तो मिट्टी के बर्तन है ना, ब्लू पॉटरी फेमस है कहाँ, जयपुर के लिए। क्लियर है। तो उस पर जो नक्काशी का काम किया जाता है, आप जानते हैं जगह जगह चौराहे चौराहे पर उनको बेचा भी जाता है और बहुत पॉपुलर भी है, ठीक है ना। आइए अब हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पर। तो जितना आपने समझा लिख लिया, खादी उद्योग, चर्म उद्योग, सिरेमिक उद्योग, पॉटरी उद्योग, हस्तकला उद्योग। इसके साथ आगे आप बताएंगे उद्योगों के लिए, इन उद्योगों के लिए क्या करता है, वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराना। वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराना, वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराना। नेक्स्ट अगला पॉइंट बता दीजिए। औद्योगिक विकास हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण एवं प्रबंधन की सुविधा उपलब्ध कराना। प्रबंधन की सुविधा उपलब्ध कराना। नेक्स्ट अगला पॉइंट, हस्तशिल्प उत्पादों के लिए हस्तशिल्प उत्पादों के लिए आधुनिक डिजाइन उपलब्ध कराना। आधुनिक डिजाइन उपलब्ध कराना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। नेक्स्ट अगला पॉइंट भी आप यहां पर बता सकते हैं, राज्य में इन उत्पादों के विपणन को प्रोत्साहन देने हेतु विपणन को प्रोत्साहन देने हेतु मेले, महोत्सव एवं प्रदर्शनियों का आयोजन करना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। नोट कर लीजिए अच्छे से, ये हो गया इसके साथ। अब इसके साथ साथ अन्य कार्यों में, इसके अन्य कार्यों में भी आप बता सकते हैं। अन्य कार्यों में क्या है, ऐसे उत्पाद जिनकी क्षेत्रीय पहचान स्थापित है ना,
क्षेत्रीय पहचान क्या होती है? क्षेत्रीय पहचान यानी कि जिनका जो जिस क्षेत्र में उनका प्रोडक्शन हो रहा है उस क्षेत्र के नाम से उनकी रिकग्निशन, उसका पहचान है, उन्हें ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि इंडिकेशन का मतलब होता है एक भौगोलिक संकेतक प्रदान किया जाना। ठीक है ना? ये काम भी कौन करता है बताओ? रूडा करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ऐसा होता है जैसे सोजस मेहती राजस्थान के अंतर्गत 2021 में उसे क्या किया गया बताओ? क्या दिया गया? उसे जीआई टैग प्रदान किया गया। ये लगभग 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है, रिव्यू भी हो जाता है ना? तो ऐसा होता है। और उसके बाद में फिर इससे क्या होता है कि मान लीजिए जो उत्पाद हैं जिन्होंने जीआई टैग प्राप्त किया है उनको एक तरह से संरक्षण प्रदान किया जाता है। क्लियर है कि क्लियर है? अच्छा, कुछ चीज़ें बहुत फेमस होती है रीजनल लेवल पर। अरे बहुत छोटी सी बात समझिए, जैसे मान लीजिए सपोज करो जोधपुर स्वीट्स है ना, आप देख रहे हैं वहाँ पर आकर देखेंगे वहाँ पर कोई ना कोई चीज़ ऐसी होगी जो फेमस होगी, जो उसके नाम से पहचानी जाएगी। जैसे बीकानेरी भुजिया है ना, खाने पीने की चीज़ का सामान बताता है। जैसे आगरा का पेठा, मथुरा का पेड़ा है ना। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जो जोग्राफिकल क्षेत्र के अंतर्गत उसकी स्पष्ट पहचान होती है, उसके क्षेत्र से जुड़ी होती है, उसके लिए जीआई टैग प्रदान किया जाता है। क्लियर हुआ? और जीआई टैग 10 वर्ष के लिए हो सकता है, कम भी दिया जा सकता है और उसे रिव्यू भी किया जा सकता है। क्लियर है? तो आइए अब हम बात करते हैं इसके कार्यों के बारे में। तो बता दीजिएगा इसके बारे में। पॉइंट फर्स्ट, जीआई टैग प्रदान करना। ठीक है ना? अच्छा, इसमें देखो कोटा डोरिया, जो आप देख रहे हैं साड़ी होती है ना, स्वीट वगैरह होता है उसके लिए जो कोटा डोरिया की व्यवस्था होती है वो वाला। नेक्स्ट आप देखेंगे अगला है ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री कहाँ बताओ? जयपुर। ब्लू पोट्री। सागानेरी प्रिंट, नेक्स्ट बगरू प्रिंट, दोनों कहाँ? जयपुर। ठीक है ना? जो साड़ियाँ होती हैं उनकी डिजाइन जो होती है उसको लेकर के सागानेरी प्रिंट हो गया, बगरू प्रिंट हो गया। ठीक है ना? पोखरन पोट्री, हस्तकला प्रोत्साहन योजना, हस्तकला प्रोत्साहन योजना। नेक्स्ट कोटा डोरिया प्रशिक्षण केंद्र, कहाँ? कोटा। नेक्स्ट आप बता देंगे। चर्म क्लस्टर, रेनवाल, हस्तकला प्रोत्साहन योजना, इसको भी लिख सकते हैं ताल छापर। शुरू। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो नोट कर लीजिए, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया आपके लिए। ओके, तो आज आपने क्या देखा मेरे बच्चों? जो महत्वपूर्ण वित्तीय संगठन थे उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। क्लियर है? और इसमें आपको मैंने रेको हुआ, आरएफसी हुआ, राष्ट्रिको हुआ, रोडा है, इनके बारे में कंप्लीट जानकारी दी। इनका काम क्या है, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, इसके अन्य कार्यों से किस किस से जुड़े हुए, उन सब के बारे में मैंने आपको नॉलेज दी। हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? आप अच्छे से तैयार करो। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी क्लास को आप अटेंड करें, मैं ये नहीं कहता कि आपको नॉलेज नहीं हो सकता है, कि बच्चों ने क्लास भी ले रखी है, ऑफलाइन बैच भी है, ऑनलाइन बैच भी बच्चे खरीद लेते हैं। ठीक है ना? किसी भी बैच को पढ़ो या किसी भी ऑनलाइन चीज़ को जब आप पढ़ें, तो जब आपको लगता है कुछ चीज़ें अच्छी हैं
तो हमें कुछ इसमें से एक्स्ट्रा चीज मिल रही है, तो आप उसे प्रॉपर तरीके से देखें। जिससे क्या होता है, आपको उसके अंदर आपको लगता है, आप देखते हैं ये आता है, ये आता है, ठीक है आता है आपसे, बट उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं नजर से बाहर चली जाती हैं। और स्पीड बहुत मत रखा करो। मैंने अनुभव से ये सीखा है कि बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड रख करके क्या करते हैं, चीज़ों को स्टडी करते हैं। नहीं, ऐसा करने से कई सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं, ठीक है, आपको पता भी नहीं चलता। बाद में वही क्वेश्चन पेपर में जब आ जाता है तो आपको लगता है कि ये चीज़ हमने पढ़ी नहीं, जबकि वास्तविकता में वो टीचर के द्वारा आपको पढ़ाई गई है, लेकिन आपने उस चीज़ को समझ नहीं पाई, आपको मिस हो गई वो चीज़ें। तो आप क्या करें, आराम से इसे सुने। सुनने का तरीका होता है, पहले एक बार सुने अच्छे से, दूसरी बार सुन करके उसका नोट्स भी बनाएं। ऐसा करने से चीज़ें क्या होती हैं, बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। और ये अधूरापन होता है, बच्चा इतनी मेहनत करना नहीं चाहता। मैं समझता हूँ कि बच्चा अगर ऐसी मेहनत करता है तो ऑनलाइन क्लास का भी उसे वही रिजल्ट मिल सकता है जो ऑफलाइन बैच का होता है। बशर्ते क्या होता है, एक एंजॉय के रूप में इसको यूज करते रहते हैं, जबकि ये एंजॉय का फील्ड नहीं है, ये कैरियर बिल्डअप का मामला है, आपके जीवन निर्माण की बात हो रही है। तो यहाँ पर आप कैजुअल मत रहिए, यहाँ पर आप सीरियस रहो और बहुत अच्छे से क्लास को अटेंड करो और ठीक तरीके से उसके नोट्स भी तैयार करते चलो। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम राजस्थान के प्रमुख उद्योगों पर चर्चा करेंगे और उन उद्योगों पर हम संपूर्णता के साथ हल प्राप्त करेंगे। कुछ रहेगा तो नेक्स्ट क्लास में अवेलेबल कराएंगे आपके लिए, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से हमारी हर एक क्लास इसी तरीके से आगे बढ़ती चलेगी। तो राजस्थान के उद्योग के बाद राजस्थान में कृषि क्या है, ठीक है, राजस्थान में कृषि के साथ राजस्थान में पशु व्यवस्था, राजस्थान में पशु के साथ राजस्थान में डेयरी व्यवस्था, राजस्थान में डेयरी होने के बाद में हम आपको बताएंगे राजस्थान में ऊर्जा का क्या मामला है, फिर हम आपको बताएंगे पर्यटन उद्योग के बारे में क्या है। ठीक इसी प्रकार से हम ग्रेजुएट हर टॉपिक को पढ़ाऊंगा। मेरा हर स्टूडेंट्स मेरे यूट्यूब चैनल पर राजस्थान इकोनॉमिक्स से संबंधित सारे टॉपिक्स आप अपने से विदाउट बिना किसी पेमेंट के आराम से प्राप्त कर सकते हैं। और पहली बात ये कि मैं कुछ अलग से नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे योग्य टीचर हैं जिन्होंने अपने क्लास को यूट्यूब पर डाल रखा है। आप कंपैरिजन भी करें अच्छे तरीके से, जिससे कि आपको कंपैरिजन इस लेवल पर करना है कि अगर मेरी क्लास में कुछ कमी है तो उधर से पूरी हो जाए। अगर आपको कहीं दूसरी क्लास में कमी नजर आ रही है, मेरी क्लास में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट नजर आ रहे हैं, आप वहां से उसे रिकवर कर सकते हैं। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा यह है कि आपका अल्टीमेटम उद्देश्य है जॉब प्राप्त करना, एग्जाम फाइट करना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।